बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल, इस सेशन के सदर, उनकी सारी टीम, मुंतज़मीन, हाजी लश्करी रहसानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी, आपके दोस्तों की का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर इस महफिल का जो इनेकाद किया, इस सेमिनार का जो इनेकाद किया, इसमें आपने पूरे बलूचिस्तान से मुदल्लिल और संजीदा लोगों को दावत दी कि वो यहाँ पर आएँ, मुदल्लल गुफ्तगू के ज़रिए पाकिस्तान के तस्वुर नौ पर अपने ख्यालात दें और सुबह से लेकर इस वक्त तक जो हम यहां पर बैठे हैं, किसी एक मुकर्रर की भी गुफ्तगू ऐसी नहीं थी कि जिस गुफ्तगू को इस हॉल में और स्टेज पर बैठे हुए एक शख्स ने भी तवज्जो से ना सुना हो। दलील से भरपूर गुफ्तगू थी। और जब हम तमाम दोस्तों ने आज से कुछ अरसा पहले जब आपस में यह गुफ्तो-शुनीद शुरू की, मुल्क के जो हालात हैं उन पर एक दूसरे से दुखड़ा बयान किया और इस चीज का एहसास किया कि माशरे के अंदर जो तब्दीली की कुव्वतें होती हैं, सियासी जमातें जिनको कहा जाता है, कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद हम जिस मुकाम पर खड़े हैं और आज भी लोगों के साथ सच नहीं बोला जा रहा और वो सियासत नहीं की जा रही जिस सियासत की पाकिस्तान को जरूरत है। तो हम तमाम दोस्तों ने आपस में बैठकर यह फैसला किया कि हम गैर सियासी तरीके से, एक नॉन पार्टिजन तरीके से इस मुल्क में सेमिनार्स का इनेकाद करें, वहां पर वो गुफ्तगू की जाए जो गुफ्तगू हमारे सियासी कल्चर में से नापैद हो चुकी है। पिछले 7-8 सालों से अगर इस मुल्क की तमाम सियासी गुफ्तगू को समेटा जाए तो वो 2-3 अल्फाज में समेटी जा सकती है: पनामा और तोशाखाना। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में अवाम के इश्यूज कहां गए, अवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहां गई। बलूचिस्तान के जो आज हमने बैठकर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहते, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत का ब्रेकडाउन है, एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन के तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अवाम में और सियासी जमातों में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। यहां पर जितनी गुफ्तगू हुई, यह गुफ्तगू अगर कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है तो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हर मुकर्रर ने इस जानिब तवज्जो दिलाई और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा
कि ये हम और हमारी जेनरेशन ही रह गई है जो ये गुफ्तगू कर रही है, यहां का नौजवान ये गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस मुल्क के 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज से चंद दिन पहले एक सर्वे आया, पाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे में ये चीज सामने आई कि इस मुल्क का 70% नौजवान जो है वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। यहां पर जो सूरत हाल है, अगर कोई मुल्क नहीं छोड़कर जा सकता तो पहाड़ों पे तो जरूर जाना चाहता है। तो आखिर इस सूरत हाल को किसने रेस्क्यू करना है? और आज भी हमारे पास मौका है। हर मुकर्रर ने, कोई ऐसा मुकर्रर यहां पर नहीं था कि जिसने ये नहीं कहा कि सियासत को मौका दे। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं गवादर में। अगर आप हमें इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हक से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन रह जाएगी? मुझे आज इस सेमिनार में जो गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक दिया गया, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक। इस मुल्क में तो जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई, और जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद इस मुल्क के बनाने वाले की बहन को भी हमने गद्दार कहा। जमहूरियत को तो हमने इस मुल्क में उसी दिन दफन कर दिया था। उसके बाद कोशिशें होती रहीं, लेकिन इन 75 सालों में आखिर हमने क्या सबक सीखा? भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शंस होने जा रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, उस वक्त इंडिया में 4 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 पार्लियामेंट्स उनकी अपनी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी और हमारे यहां पहला इलेक्शन होने जा रहा था। पहले दिन से यह फैसला कर लिया गया था कि इस मुल्क में जमहूरियत को नहीं पनपने देना, और यह कंटिन्यूअस डीजेनरेशन है जो आज हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें लोगों के मसाइल से हटकर सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की ख्वाहिश और पावर पॉलिटिक्स में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। एक बड़े साने के बाद एक आईन तैयार किया। उस आईन बनाने वाले के साथ हमने क्या किया? और ये सब्ज किताब जिसको हम आईन कहते हैं, यकीन मानिए इसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ही आईन है। उसके बाद की जो सारी गुफ्तगू है कि कौमी असेंबली कैसे होगी, उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, ऑडिटर जनरल का ऑफिस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी, उन 8 से लेकर 28 शिकों के ऊपर जो इंसानी हकूक की जमानत है इस मुल्क में, उन पर हमने कितना अमल किया? आज बलूचिस्तान में जिस महफिल में आप जाएं, जिस जगह आप जाएं, कहीं आप संजीदा गुफ्तगू का इनेकाद करें तो सवालात उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। आज क्या वजह है कि हमारे पास उन माओं को,
उन बहनों को, उन बच्चियों को, उन बच्चों को जिनके प्यारे कितने कितने साल हो गए, उनका कोई पता नहीं कहां है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनको देने के लिए। अदालतें जिनके जिम्मे ये आईन ने जिम्मेदारी लगाई है कि वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को इस मुल्क में यकीनी बनाएंगी, वो अदालतें खामोश हैं। इंसाफ के मनसब पर बैठे लोग तवज्जो नहीं दे पा रहे इन मसाइल की जानिब, और माशरा बिखरता चला जा रहा है। कितनी दफा ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद में कितनी दफा आप लोग हमारा जमीर जगाने वहां पर आए, अहले इक्तदार का जमीर जगाने वहां पर आए। हम में से कुछ लोग तो वहां पर पहुंचे, उन कैंपों में पहुंचे, इजहार हमदर्दी भी की, इजहार यकजहती भी की, लेकिन आज तक हम इस मामले का कोई हल नहीं निकाल सके। अखबारों में कई दफा ये खबरें छपी कि बलूचिस्तान की किसी एक सियासी जमात के सरबराह ने हुकूमत के साथ नेगोशिएशन में दर्जनों या सैकड़ों लोग मिसिंग पर्सन्स बरामद करा लिए। वो करा तो लिए, सैकड़ों और भी मौजूद हैं, लेकिन कभी यह सवाल इस माशरे में उठा कि आखिर वो लोग जिनको अरसा दराज से कैद में रखा गया था, अगर वाकई उन्होंने कुछ कसूर किया था तो उनको फिर छोड़ा क्यों गया? वो बेकसूर थे। इस मुल्क में हमने तो कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया कि जिसमें हमने इस मुल्क के शहरियों को इस मुल्क से दूर करने की कोशिश न की हो। और हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए हम जो दोस्त आज यहां पर आपके सामने मौजूद हैं, इसी सोच को लेकर निकले हैं कि हम इस मुल्क के हर दारुल खिलाफा में वहां पर सेमिनार्स करेंगे। जो गुफ्तगू लोगों से तल्लुक रखती है, उनके मसाइल से तल्लुक रखती है, उसको उभारेंगे। लोगों को एक मौका देंगे कि वो ना सिर्फ अपने इश्यूज वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आए, बल्कि वो गुफ्तगू जो पूरे पाकिस्तान को परोने के लिए जरूरी है, वो गुफ्तगू की जाए, सियासत को मौका दिया जाए। अब यहां अगर इस मुल्क में मजीद इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको यकीन माने हमने अगर दूर ना किया, लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू ना की, सियासत को आगे बढ़ने का मौका ना दिया, लोगों के इंसानी हकूक की परवाह ना की, तो फिर हमारे पास वक्त बहुत कम रह जाएगा। हम एक इंप्लोजन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम श्रीलंका नहीं है। यहां पर इस मुल्क में एथनिक और रिलीजियस डिवाइड्स इतनी हैं, फॉल्ट लाइंस इतनी हैं कि अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर इंप्लोजन होता है तो वो मुकम्मल सोसाइटी का ब्रेकडाउन होगा। और हम उस ब्रेकडाउन के दहाने पर खड़े। लोगों की बातों को भी सुनना होगा, अपने अंदर यह हौसला भी पैदा करना होगा कि ना सिर्फ हमने उनकी गुफ्तगू को सुनना है, बल्कि हल भी उनके लिए निकालने और हल भी तलाश करने हैं। आज जो गवादर के अंदर सूरत हाल है, वाडेला साहब ने जो गुफ्तगू की, अगर कोई शख्स उसका हल निकालना चाहे तो कितना मुश्किल है, उसका हल क्यों नहीं निकाला जा सकता? लेकिन हम अपनी ईगोस के कैदी बन चुके हैं। आज अगर बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में कोई सियासी जमात अगर दिलचस्पी रखती है, तो इसमें कितना मुश्किल है कि हम 12 मिनट में एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए उसके कानून पर कौमी असेंबली और सेनेट इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो इकट्ठी नहीं हो सकती।
यह हमारे निजाम का भद्दापन है। काकड़ साहब ने यहां पर, रफीउल्लाह काकड़ साहब ने जो गुफ्तगू की, मुतल्लल गुफ्तगू थी, और उन्होंने बड़ा एक प्रैक्टिकल हल तजवीज किया, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके बलूचिस्तान के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। सेनेट के अंदर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, सेनेट के इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शंस करने की जरूरत है, और वो डायरेक्ट इलेक्शंस करके जो बलूचिस्तान के जो फियर्स हैं, जो ग्रीवियंसेस हैं, वो एड्रेस की जा सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की जो यहां पर पार्टिसिपेशन है, ठीक निशानदेही दिलाई उन्होंने कि 17 सीटें हैं और 17 सीटों में से कोई जमात बहुत मेहनत करे तो 5 या 7 सीटें जीतेगी। पॉलिटिकल स्टेक यहां पर क्रिएट करने के लिए हमें, यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेक क्रिएट करने के लिए ये रिफॉर्म्स हमें लेके आनी पड़ेंगी। ये एक वायबल तरीका है। उसके अलावा मेरी उनसे 1-2 दफा गुफ्तगू हुई, उन्होंने एक और जानिब भी मेरी तवज्जो दिलाई कि दुनिया में कुछ जगहों पर माइनॉरिटी वीटो का कॉन्सेप्ट भी वहां पर तजर्बा किया गया है कि अगर हम इन रिफॉर्म्स को करने में डिले करें, ले तो लाल से काम ले, सियासी जमातें संजीदगी ना दिखाए, तो एक और चीज भी है कि इन 17 सीटों पर चाहे जो भी मुंतखब होकर आए, लेकिन माइनॉरिटी वीटो के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए उन 17 लोगों को कौमी असेंबली के अंदर वो हक दिया जाए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस मुल्क का जो फाइनेंशियल बजट है, एनुअल बजट प्रिपरेशन है, उनके लिए उन 17 की वोट जरूरत है। हम इस तरह भी इसको एड्रेस कर सकते हैं। उस 17 के ब्लॉक को वो ताकत दी जा सकती है कि जब तक ये 17 लोग इस मुल्क के एनुअल बजट के ऊपर एग्री नहीं करेंगे, चाहे जो भी हुकूमत हो, 2/3 मेजॉरिटी से ये एग्री नहीं करेंगे, तो वो बजट पास तस्वुर नहीं किया जाएगा। देखें कैसे तमाम सियासी जमातें इन 17 MNAs के घुटनों में बैठेंगी। तो दुनिया में ऐसी चीजें हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनके जरिए प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है, बशर्ते कि आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में संजीदगी रखते हो। अब 75 साल तो गुजर चुके, वो संजीदगी हम दिखा तो नहीं सके, तो इसका अब हल क्या है? हमने रास्ता भी तो तलाश करना है। पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर बलूचिस्तान में जिस तरह की गुफ्तगू हुई, नजर आ रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सर्वाइवल को फियर कर रही हैं। नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं। पीके मैप से मेरे भाई ने दुरुस्त निशानदेही की कि आज अगर हमने नौजवानों की तवज्जो वापस सियासत की जानिब मबजूल करानी है, उन्हें वापस इस सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर बनाना है, तो फिर हमें कुछ डिलीवर भी करके दिखाना होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इंटरेस्ट ही नहीं है। जो हमारी कौमी जमातें हैं, उनके अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो उन कॉन्वर्सेशंस को एड्रेस करें, वो गुफ्तगू करें। सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार का लालच है कि जिसको हासिल करने के लिए कुछ भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार है। शायद वहां बैठकर वो सोच रहे थे कि अगर वो अपने पॉलिटिकल पोजीशंस चेंज करेंगे तो उन्हें उसकी कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन आज यहां मुकर्रर के बाद मुकर्रर ने पीडीएम की पॉलिटिक्स से होप का भी जिक्र किया और फिर उनसे डिसअपॉइंटमेंट का भी जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने दुरुस्त बातें करके इस मुल्क में उम्मीद भी जगाई और किस तरह उन्होंने गलत पॉलिटिक्स करके उस उम्मीद को जाया भी किया। इस मुल्क के जो लोग चाहते हैं वो हमारे सामने है। हमें ये जो गुफ्तगू हम यहां पर कर रहे हैं, हमें ये गुफ्तगू पूरे मुल्क को दिखाने की जरूरत है। और यकीन मानिए,
मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल है कि वहां पर भी गुफ्तगू यही हो रही है जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें वो गुफ्तगू करने का शौक नहीं रखती। उनके लिए पावर पॉलिटिक्स अहम है। और किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, दुनिया का मुझे आप कोई मुल्क दिखा दें कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पोलराइज्ड सोसाइटी हो, डिवाइडेड सोसाइटी हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा हो, उस मुल्क की मईशत ठीक हो। मिफ्ता साहब अभी गुफ्तगू करेंगे मईशत पर। हम सब जानते हैं कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, लेकिन जितनी मर्जी है अच्छी इंटेंशंस हो, मईशत को कामयाब करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करना पड़ेगा, इस मुल्क की सियासत को ठीक करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। और वो अनफॉर्चुनेटली जिनका काम है करना, वो उसकी जानिब तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो इन मखसूस हालात में जहां जमहूरियत, जमहूरी कल्चर ने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है, कॉस्ट पे करता जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉस्ट पे कर रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स कॉस्ट पे कर रहे हैं, कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने ठीक कहा, ठीक जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई कि लोगों का रिश्ता आइन से टूट रहा है, रियासत से टूट रहा है, वो एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर इस तरह की महफिलों का इनकाद नहीं किया जाएगा, वो गुफ्तगू जो इस पूरे मुल्क में चप्पे चप्पे में होनी चाहिए, गली मोहल्ले में होनी चाहिए, गांव देहात में होनी चाहिए, अगर ये गुफ्तगू नहीं होंगी, हम अपना बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो मैं सिर्फ ये, हम दोस्तों की एक कोशिश ही है कि पाकिस्तान को दोबारा से एक नए सिरे से तस्वुर किया जाए, एक ऐसा मुल्क है जिसमें आइन की हुर्मत हो, लोगों का जो आपस में बाहमी मुआहदा है रियासत के साथ, उसमें उनको जो हकूक गारंटी किए गए हैं उन पर अमल हो, उनकी फ्रीडम्स को जुडिशरी, अदालतें प्रोटेक्ट करें, माशरे में इंसाफ हो, सियासत आजाद हो, एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो, तो तभी हम अपने मुल्क की मईशत और बाकी मसाइल भी ठीक कर सकेंगे, वरना हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की ये जितनी यहां पर गुफ्तगू हुई, जहां पर पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी नाउमीदी है, वहां पर ये उम्मीद भी है। उम्मीद इसलिए है कि सच बोलने वाले लोगों का आपस में एक रिश्ता होता है, हमारा आपस में ये रिश्ता मौजूद है। आपको ये गुफ्तगू करते हुए शायद खान अब्बासी साहब भी मिलेंगे, मिफ्ता साहब भी मिलेंगे, ख्वाजा होती साहब भी मिलेंगे, हाजी लश्करी भी मिलेंगे, मीर हुमायूं अजीज कुर्द भी मिलेंगे, नवाब साहब भी मिलेंगे और मैं भी मिलूंगा। हम जिस जगह मौजूद होंगे ये गुफ्तगू करेंगे। हमने अब इस गुफ्तगू को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है कि लोगों के इश्यूज पर आए, इस मुल्क की सियासत को आजाद करें, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दें, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आए, तभी ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तस्वुर होगा। वरना ये मुल्क एक कामयाब मुल्क तो दूर की बात, एक ऐसा मुल्क तस्वुर किया जाएगा जो आज हमारी इस मुल्क में है, दुनिया में, अक़वाम आलम में जो हमारी हैसियत ऑलरेडी हो चुकी है। इस मुल्क को एक नए तस्वुर की जरूरत है, दोबारा से तस्वुर करने की जरूरत है। उसमें ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। इसमें जहां कहीं मौका मिला हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे, आपके पास दोबारा भी आएंगे और बस यही हमारी इस्तदा है कि ये गुफ्तगू टूट ना पाए, ये गुफ्तगू चलती रहे। इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है।